सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपकी इस हिंदी कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। छात्रों, हमारी हिंदी में 3 पुस्तकें हैं। एक तो है व्याकरण की सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना। व्याकरण की आप कोई भी पुस्तक प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी पुस्तक है आपकी क्षितिज भाग 1, जो कि 9वीं कक्षा के लिए है। और 9वीं कक्षा की तीसरी पुस्तक है कृतिका भाग 1। आपको एक व्याकरण की और कृतिका की कॉपी बनानी है और एक आपको बनानी है क्षितिज की। क्षितिज में देखिए 2 भाग हैं, एक तो गद्य खंड है और दूसरा है काव्य खंड। तो आप गद्य खंड और काव्य खंड की एक कॉपी बनाएंगे और दूसरे व्याकरण की और कृतिका की आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी। हिंदी की आप 2 उत्तर पुस्तिकाएं तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं व्याकरण को, क्योंकि व्याकरण के बिना हमारा कोई भी भाषिक ज्ञान जो है वो अधूरा रहता है। व्याकरण हमारी भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, इसलिए सर्वप्रथम हम व्याकरण का प्रारंभ करेंगे। और व्याकरण में सर्वप्रथम गद्यांश, जो अपठित गद्यांश होते हैं, उनको हल करने में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा अध्याय भी यही है, अपठित गद्यांश। तो आइए देखते हैं कि अपठित गद्यांश क्या है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले कभी अध्ययन नहीं किया गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रायः अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझना, भाषा शैली के बीच के संबंधों को खोजना तथा विद्यार्थियों की अवबोध क्षमता को परखना होता है। अब देखिए, अपठित गद्यांश को हल करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से हम शीर्षक को पता करें, किस तरीके से हम प्रश्नों के उत्तर खोजें। सर्वप्रथम हम जानते हैं अपठित गद्यांश की पुनः परिभाषा। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो कभी पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा नहीं है और जो अचानक ही हमें पढ़ने के लिए दिया गया हो। अपठित गद्यांश में गद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में ये अपेक्षा की जाती है कि पाठक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबद्ध प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करे। प्रश्नों के उत्तर पाठक को स्वयं अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता तथा अभिव्यक्ति क्षमता का पता लगाया जाता है। अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर गद्यांश हो सकता है। ऐसे विषयों के निरंतर अभ्यास और प्रश्नों के उत्तर देने से हमारा मानसिक स्तर उन्नत होता है और हमारी अभिव्यक्ति क्षमता में प्रौढ़ता आती है। अब देखिए आगे विधि एवं विशेषताएं। अपठित गद्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके कौन कौन से हैं, किस प्रकार हम अपठित गद्यांश को हल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है, सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को आत्मसात करना चाहिए, यानी कि उसको समझना चाहिए। दूसरा है आपका, अनुच्छेद को पुनः पढ़ते समय विशिष्ट स्थलों को रेखांकित करते रहना चाहिए। गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते चलना चाहिए। इससे विषय वस्तु व पठन कौशल वाले प्रश्नों को हल करने में क्या होता है, आसानी होती है। तीसरा है, अपठित के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल, व्यवहारिक एवं सहज होनी चाहिए। बनावटी या लच्छेदार भाषा का प्रयोग वर्जित होता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह एकदम अनुचित होगा। भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को रेखांकित करते रहना चाहिए। अगला है, अपठित से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए। शीर्षक देते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शीर्षक जो होता है वो संक्षिप्त ही होता है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनका उत्तर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उसका शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक कम से कम शब्दों में होना चाहिए। अंत में विद्यार्थी को एक बार सभी प्रश्नों के उत्तरों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच कर लेनी चाहिए।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए। गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अंक सीमा के अनुसार देने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है जिसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। यूं तो मानव के इतिहास के आरंभ से ही इस कला का सूत्रपात हो गया था। लोग अपने कार्यों या विचारों के समर्थन के लिए गोष्ठियों या सभाओं का आयोजन किया करते थे। प्रचार के लिए भजन कीर्तन मंडलियां भी बनाई जाती थीं, परंतु उनका क्षेत्र अधिक धार्मिक, दार्शनिक या भक्ति संबंधी होता था। वर्तमान विज्ञापन विशुद्ध व्यावसायिक कला और आधुनिक व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग है। विज्ञापन के लिए कई साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे हैंडबिल रेडियो और दीवार पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बड़े बड़े साइन बोर्ड और दूरदर्शन। जब से छपाई का प्रचार प्रसार बढ़ा, तब से इश्तिहार या हैंडबिल का विज्ञापन के लिए प्रयोग आरंभ हुआ। कागज और मुद्रण सुविधा के सुलभ होने से विज्ञापन के इस माध्यम का उपयोग बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। मान लीजिए साड़ियों की दो समान दुकानें एक ही बाजार में हैं। इनमें से का तो इश्तिहार हैंडबिल गली मोहल्ले में बंटवाता है और खा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, तो परिणाम यह होगा कि का नाम लोगों के मुंह पर चढ़ जाएगा, वह अधिक लोकप्रिय हो जाएगा और उसके माल की बिक्री बहुत बढ़ जाएगी। परंतु बहुत से व्यापारी बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपाकर नगर की दीवारों पर चिपकवा देते हैं। बहुत से तो दीवारों पर ही विज्ञापन लिखवा देते हैं। इससे आते जाते लोगों की नज़र उन पर पड़ती है और वह विज्ञापनकर्ता की सेवाओं या वस्तुओं से परिचित हो जाता है। फिर जब उसे आवश्यकता पड़ती है तो विज्ञापनकर्ता का नाम ही उसकी स्मृति में उभरता है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न भी दिए गए हैं उत्तरों के साथ। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला दिया है, इतिहास के आरंभ में विज्ञापन कला का क्या स्वरूप था। तो अभी आपने पढ़ा इस गद्यांश में कि लोग अपने कार्यों या विचारों के समर्थन के लिए गोष्ठियों या सभाओं का आयोजन किया करते थे। प्रचार के लिए भजन कीर्तन मंडलियां भी बनाई जाती थीं। खा है, वर्तमान में विज्ञापन कला का क्या स्वरूप है। आज के समय में ये विशुद्ध व्यावसायिक कला है। आधुनिक व्यवसाय का ये अभिन्न अंग है। आज इसके लिए कई तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इश्तिहार या हैंडबिल के प्रयोग से विक्रेता को क्या लाभ होता है। साड़ियों की दो दुकानें एक समान एक ही बाजार में हैं। यदि उसमें से एक दुकानदार इश्तिहार या हैंडबिल का प्रयोग कर अपनी दुकान का प्रचार करेगा तो निश्चित ही उसकी दुकान सामने वाली दुकान से अधिक मशहूर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दीवारों पर छपे या लिखे हुए विज्ञापनों से क्या फायदा होता है। तो देखिए, आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़ती है और वह विज्ञापनकर्ता की वस्तुओं से परिचित हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसका नाम उसके जहन में आ जाता है। इसी प्रकार उसका व्यापार बढ़ जाता है। अगला है, विज्ञापन शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो छात्र छात्राओं, आपने वर्ण विच्छेद कक्षा तृतीय से सीखा है। देखिए, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। व प्लस ई प्लस ग प्लस या प्लस आ प्लस पा प्लस आ प्लस ना, विज्ञापन। तो छात्रों, अभी आपने जाना कि अपठित गद्यांश क्या होता है, इसकी परिभाषा जानी, इसको हल करने के चरणबद्ध तरीके जाने। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे स्वच्छता पूर्वक और आपकी हिंदी की 2 उत्तर पुस्तिकाएं बनाई जाएंगी। तो आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।